देखिए, आज हम एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हमारे जीवन में एक नया आयाम स्थापित करेगा। कैसे? आज हम अपने डीएनए से रूबरू होंगे, अपने जीन्स से रूबरू होंगे। आप सभी जानते हैं, हम हमारे शरीर में डीएनए एक प्रकार से हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया एक स्पेशल कोड है। उस कोड में रहस्य छुपा हुआ है। हम किस तरह का माइंडसेट, किस तरह का नेचर, किस तरह की वर्किंग, कैसा शरीर, और उससे भी बड़ी बात, किस प्रकार की बीमारियां हमें प्राप्त होंगी। यानी कि किस प्रकार की बीमारियों का विशेष खतरा है। D12 चार्ट को हम प्रैक्टिकली करना चाहेंगे। क्या हमारे को D12 चार्ट मालूम होने से कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स होंगी? इस तरह से हमें इसे देखना होगा। हमें अपने डीएनए की क्वालिटी को समझना होगा और साथ में समझना होगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, जो हमें D12 चार्ट हमारी मैरिज लाइफ पर असर पैदा करता है। तो हम दो बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। एक, हमारे खुद के, स्वयं के, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, एंड सेकंड, हमारे को किन बीमारियों की संभावना है। हमारे जो माता पिता के द्वारा दिया गया कोड है, कोड वर्ड है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये ज्योतिष में अपने D12 चार्ट के द्वारा इसके रहस्य को समझ सकते हैं। वैसे तो हमें मेडिकल साइंस में जाकर बहुत सारी चीजें हम पता कर सकते हैं बाय द मेडिकल टेस्ट, पर जन्म पत्री भी हमें ये सुविधा देती है कि आप अपनी लीनिएज को समझो, आप अपने पूर्वजों से आने वाले गुण और धर्म को समझो। पर ज्योतिष में केवल समझने से कुछ नहीं होगा। ज्योतिष एक क्रांतिकारी विषय है जो जीवन में परिवर्तन की बात करता है। ये केवल भर जानना नहीं है, ये केवल भर बांधना नहीं है, ये उसके बाद की प्रक्रिया है। क्या हम चेंज करें? हम अपने डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? वो भी चर्चा होगी। डीएनए चेंज का मतलब, मैं गलत बोल गया, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए। अब देखिए, हम अपने माता पिता का चुनाव तो हमारे हाथ पे है नहीं। अब वो कैसे भी थे, हमारे दादा दादी कैसे भी थे, अब इसमें तो हमारा हाथ नहीं। अब मान लीजिए उनमें कुछ कमियां हैं, कमियां थी, तो उनको सुधार कैसे किया जाए? ये कैसे गुण होते हैं? जैसे, अगर हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा किस तरह के ट्रेड को पसंद करते हैं, दे लाइक जॉब्स, दे लाइक बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, किस चीज को लाइक करते हैं, उसका इफेक्ट आपकी
इस लाइफ में आपको मिलता है। उनके संबंध, उनकी सोच, उनके संस्कार या हमें प्रेजेंट लाइफ में या तो हमें बेहतर बना देते हैं या हमें खराब बना देते हैं। तो उसी की चर्चा हम करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने D12 चार्ट को खोल के बैठ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं कारक ग्रह। जैसे मैंने बताया, हर डिविजनल चार्ट का कारक ग्रह होता है। तो D12 चार्ट का कारक ग्रह दो है, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक पिता, एक माता। इसको और भी आगे कह सकते हैं पैटर्नल एंड मैटरनल। माता और माता के पूर्वज, पिता और पिता के पूर्वज। हमें सबसे पहले फर्स्ट आसान टेक्निक, चेक यूर सन एंड मून प्लेसमेंट इन D12 चार्ट। अगर D12 चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और जितनी पावरफुल होगी, ये आपके पिता और पिता से आए हुए पूर्वजों की शक्ति, उनका मस्तिष्क, उनकी सोच को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सन आपकी सोच, मतलब पूर्वजों की सोच, पिता की तरफ से आने वाले। आपके लिए फायदा है कि गला खराब है तो मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल पाऊंगा। तो फायदा है, धीरे धीरे समझोगे। तो पिता पक्ष की सोच, वो क्या सोचते थे उन्नति के बारे में, सफलता के बारे में, या वो लोग थे जो कहते थे बेटा तुम जैसे हो बढ़िया हो, मजदूरी कर रहे हो करते रहो, जो देगा परमात्मा देगा, हमने उसके से आगे सोचना ही। वो सोच या साइंटिफिक अप्रोच, सक्सेसफुल अप्रोच, आगे बढ़ने की सोच, ज्यादा से ज्यादा गेन करने के मनत्व, और उसमें भी सर्विस और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की सोच। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता वो करेंगे ही करेंगे, नहीं, ये उनके अंदर छिपी हुई सोच को प्रदर्शित करेगा। जरूरी नहीं कि सूर्य अच्छा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होंगे फादर, नो। इसका मतलब है फादर की सोच, अप्रोच बहुत बेटर होगी, इसका हमें बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हमारे पिता की सोच उन्नत होगी तो हमारे लिए भी एक पाथ बनाने का प्रयास करेंगे और हमें उसकी सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं सन को, तो सन यदि अच्छा है तो पिता की सोच, अप्रोच बेटर है, और वो स्वयं जिस व्यक्ति की सोच, अप्रोच बेटर होती है, दो चीजें, उसकी हेल्थ एंड उसकी सक्सेस निश्चित रूप से अच्छी होगी। अगर आपका सूर्य D12 चार्ट में अच्छा है, ध्यान रखना, आपके पैदा होते ही आपके पिता को फायदा मिलता है। अच्छी, अगर किसी को समझना हो कि पिता को कितना लाभ हुआ आपसे,
आपके होने के बाद तो सूर्य डिसाइड करेगा। तो सन डिसाइडेड। अब हम जाके माता के ऊपर आते हैं। माँ और माँ के माता पिता और उनके माता पिता, देन शोज द मून। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, चंद्रमा यदि वेल प्लेस्ड है तो माँ की सोच और अप्रोच साइंटिफिक होगी, बेटर होगी। सेम हेयर। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बहुत पढ़ी लिखी होगी, बहुत विद्वान होगी, वो तो हम बाद में देखेंगे किसी और मेथड से। पर माँ अनपढ़ होते हुए भी तुम्हें पढ़ाने की तरफ तुम्हारी सोच पैदा कर देगी, बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है। बेशक वो अनपढ़ हो, हर तरह का कंप्रोमाइज करके, हर तरह की मुसीबतें झेलकर वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी और तुम्हें एक अच्छे संस्कार देगी। तो पिता की तरफ से आने वाले गुण धर्म, माता की तरफ से आने वाले गुण धर्म, हम ये सूर्य और चंद्रमा से डिसाइड करेंगे। सिंपल। पर पिता का सुख जो हमने देखना है, पिता का सुख जो हमने देखना है, वो है 9th हाउस। अब हमने 9th हाउस पे पॉइंट लगाना है। कुंडली बना लो, 9th हाउस को अप्रोच करो, या अपना ही D12 चार्ट है उसी तरह का एक चार्ट बना लो और लिखो 9th हाउस शोज फादर। यूनिवर्सल सिद्धांत, जितना बेटर से बेटर, जितना पावरफुल। अरुणा जी लिख रही हैं कैसे बनाए। अरुणा जी, मैं फलित पढ़ाता हूँ, सॉफ्टवेयर में बना बनाया मिलेगा। ये अगर चाहिए तो उसमें समय लगेगा। असली बात ये मुझे आता भी नहीं है। देखो दोनों बात बता दी, क्योंकि उस पर मैंने दिमाग लगाना छोड़ रखा है। हमें मिलता है सॉफ्टवेयर में। तो मेरी अप्रोच स्ट्रेट एंड डायरेक्ट है कि हमें कोई आया है उसको फटाफट कैसे दें। ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपको मेरे विचारों को समझने के लिए धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर 9th हाउस जो फादर है, तो नवम का लॉर्ड आपके पिता के शक्तिशाली और स्पोर्टिव होने की बात को करता है। यदि नवम भाव का स्वामी वेल प्लेस्ड नहीं है तो पिता कोई सक्षम व्यक्ति नहीं रहेंगे या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पॉइंट को समझना है। कई बार होता है ना, पिता पुत्र के अंदर मामला गड़बड़ा जाता है, जा करके भी पिता जो हेल्प करनी चाहिए नहीं कर पाता, या हेल्प मिलती है तो बच्चे को बड़ा तड़फा तड़फा के, बड़ा रुला रुला के मिलती है। एक होता है सहज प्राप्ति, अपने आप सहज प्राप्ति, वो आपको कैसे होगी। तो 9th का लॉर्ड डिसाइडेड। क्लियर कट, सिंपल, सिंपल टेक्निक। अब हमने देखना है आपकी माता को। पिता तो देखे नवम से, तो सिंपल है।
अरुणा जी, मैं बात करूंगा अगर नाइन्थ का स्वामी नाइन्थ में, तो पहली बात बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। पर मैं अभी बात करूंगा आगे चल के, पहले हम सूत्रों को समझते हैं, इससे आपको क्लियर बहुत आसानी से होगा। अब नवम भाव पिता है, तो पिता की माता, नवम से फोर्थ हाउस बढ़ जाओ, नवम से फोर्थ गिनेंगे तो क्या आएगा, 12वां भाव। हम अपनी माँ को चौथे से देखते हैं, तो पिता की माँ को कहां से देखेंगे, उसको भी अपने से चौथे से देखेंगे। इट्स मीन 12th हाउस। 12th हाउस दादी का घर है, याद रखिएगा। इट्स ए हाउस ऑफ योर ग्रैंड मदर। आपको दादी कैसी मिलेगी, खड़ूस मिलेगी, बहुत प्यारी मिलेगी, लविंग मिलेगी, आपको संस्कार देने वाली मिलेगी, इंटेलिजेंट मिलेगी। ये 12th हाउस डिसाइड करेगा। अब पिता का पिता, योर ग्रैंडफादर, दादा, तो नवम से नवम चले जाना है, नवम से नवम चले जाना है। नवम से नवम जाएंगे तो क्या है, पंचम। फिफ्थ हाउस सिंपल, आप लोगों को आता है जो मैं करा रहा हूं, पर मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं ताकि हम आगे चर्चा कर सकें। एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है, इसके बाद होगा जो होगा, पर फिर भी एक बार याद दिलाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। यू नो मच बेटर। तो फिफ्थ हाउस दादा, आप जब पंचम में वहां दादा लिख लो, 12वें में दादी लिख लो, ताकि याद रहे। अब आपने अपने मदर को कहां से देखेंगे, फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस योर मदर, एंड फोर्थ का फोर्थ माँ की मदर, 7th। मंथ। माता का पिता, 1st। 9th हाउस, 4 से 9th। ऑलवेज रिमेम्बर, 9th इज योर फादर। फादर से आने वाला सुख, ठीक है। फादर से क्या मिलता है हमें, फादर से हमें सौभाग्य मिलता है। फादर अगर आपके पीछे 50 करोड़ रुपए छोड़ गए, 10 करोड़ रुपए छोड़ गए, आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी जितना आपके फादर आपके लिए छोड़ेंगे या आपको प्रेजेंट में देंगे। सिंपल बात है। 9th हाउस को हम भाग्य मानते हैं ना, इसीलिए वो पिता है। नवम भाव आशीर्वाद है देवता का। ध्यान से समझिए, प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि इस जन्म में भी हमारे साथ एक देवी और एक देवता को साथ दे देती है। देवता का मतलब देने वाला, देवी का मतलब जो अनकंडीशनल देने की बात करती है। देवता कंडीशनल है, ध्यान रखना, देवता कंडीशनल है, देवी अनकंडीशनल है। इस सूत्र को याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं ना, पुत्र कपुत्र हुए बतेरे, मात हुई न कुमाता। इतनी बढ़िया बात लिखी है। माँ कुमाता नहीं होगी, माँ पुत्र के अगेंस्ट जाके नहीं खड़ी होगी। ये मदर इंडिया वाला मामला नहीं है कि गोली उठा के मार देगी। हाँ, संस्कार के समय कर लेगी, जो जूती चप्पल इस्तेमाल करना है वो शुरुआत में ही हो जाएंगे जो होंगे, पर अल्टीमेटली आपके अपोजिट में नहीं जाके खड़ी होना चाहती, दिल से, बाय हार्ट। बट फादर तो कहेगा साले मेरी रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो देख ले फिर, तो हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा टाइट करके रखता है, कंडीशनल है।
तो इस थ्योरी को भी समझना है। तो 4th से 9th जाएंगे अगेन 12th हाउस। तो हमने यहाँ पे लिख देना क्योंकि भूल जाएंगे, भूल भुलैया हो जाएगी बार में कि अभी तो दादी की बात चल रही थी, अब नाना की बात भी आ गई। ये बड़ा अजीबोगरीब है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका नाना की हेल्थ खराब है या स्वभाव खराब है तो आपके दादी के स्वभाव खराब होने के, हेल्थ खराब होने के उतने ही चांस। अगेन कीप इट, ये लाइफ का सूत्र है D12 चार्ट। ये हमें अपनों से, अपने पूर्वजों से रूबरू करा रहा है कि हम आए कहां से, किस परंपरा से आए। ऑलवेज रिमेम्बर, चेक इट। अगर आपको नाना का सुख नहीं मिलेगा तो दादी का भी सुख गड़बड़ है, ये चांस बहुत ज्यादा है। एक ही चीज बचा सकती है, अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट देख रहा हो तो सिर्फ वही सेवियर है। जुपिटर एंड द मरकरी, 2 प्लैनेट्स, जुपिटर एंड मरकरी D12 चार्ट में इज द सेवियर। किसी का भी कोई भी नेगेटिव है तो जुपिटर एंड मरकरी इज अ सेवियर, आपने ये याद रखना है। वो तो विकट परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते, अदरवाइज समस्या। ये समझ गए? सो सिंपल। अब हम आते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे सूर्य ग्रह पर। सूर्य ग्रह से नवम जो सिचुएशन है, सन जहां पर भी आपका बैठा है D12 में, उससे आगे नवम में गिनिए, वो डिसाइड करेगा आपको पिता से कितना मिलेगा। कितने का मतलब समझिए, यहाँ पर ये धन से मतलब नहीं है। कितना मतलब पिता आपको कितने गुणसूत्र सिखा के जाता है, चाहे वो जॉब के बाद। हर पिता ज्ञान देता है अपने बच्चों को, दुनियादारी सिखाता है हर पिता अपने बच्चों को, उन्हें बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसका मतलब है सूर्य से नवम आपका अच्छा है। अच्छा, ये कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सूर्य से नवम तो आ गए, अब क्या देखें। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए किसी का सूर्य नवम भाव में बैठा है तो उससे नवम पंचम हो जाएगा। तो हमने 2 चीज देखी, पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि शुभ है तो पिता आपको अपनी मिल्कियत के रूप में अपना ज्ञान, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के सूत्र देगा। और नहीं है वह भाड़ में जाने दे, जो करता करने दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये मेरी नहीं सुनता, मैं इसकी नहीं सुनता। आप ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो क्या करें? सिंपल सेम आंसर, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस प्लेसमेंट। पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? मान लीजिए वो अपने से छठे चला गया, अपने से 8वें चला गया, अपने से 12वां चला गया। अगेन समस्या, पिता से हमें नहीं प्राप्त होगा जो होना चाहिए। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में या तो हमारे ऊपर माँ का प्रभाव ज्यादा होता है या हमारे ऊपर बाप का प्रभाव ज्यादा होता है। इसको भी हम चेक करेंगे किसका प्रभाव है, क्योंकि जिसका प्रभाव ज्यादा होगा बीमारियां वहीं से आनी है और अच्छी चीजें भी वहीं से आनी है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे कई बार भाई माँ को तो ये ज्यादा परेशानी रहती थी, माँ तो बेचारी स्ट्रेस में रहती थी या चिड़चिड़ी रहती थी, पिता की पेट की समस्या रहती थी या उन्हें डायबिटीज थी,
या उनमें गुस्सा था, कुछ भी, तो वो सेम चीज आपके पास कहां से ट्रांसफर होगी? फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाइट बढ़ी हुई नहीं है, छोटी हाइट है, मेरी माँ की हाइट छोटी, मेरी मदर बहुत इमोशनल है, मैं भी बहुत इमोशनल हूं, और मेरा सारा ननिहाल इमोशंस पे जीता है ये इमेज। तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे कहां से आ रहा है? फ्रॉम द मदर साइड। फादर साइड से वो चीज नहीं मिल रही है, तो मेरे अंदर के जो ट्रेड्स आ रहे हैं वो मदर साइड से आ रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं मदर साइड से आ रहे हैं। बट अच्छी बात क्या है? लॉन्जिविटी, वहां लॉन्जिविटी अच्छी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इतना सिंपल समझ में आ गया आपको। सन जहां पर भी प्लेस्ड है उससे नवम, हमने समझ, इनमें डिफरेंस समझना, क्योंकि हमने दो चीजें बताई हैं, नाइन्थ भी बताया है, नाइन्थ हाउस भी बताया है, और सूर्य भी बताया है। कंफ्यूज मत होना, कई बार दोनों चीज मिल जाती है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बस इसलिए आप धीरे धीरे चलेंगे क्लास में। नाइन नाइन्थ हाउस मतलब पिता कैसे होंगे, और सूर्य का नाइन्थ मतलब पिता से मिलेगा कितना। मिलेगा कितना? मिलने में प्रताप जी मैंने बता दिया, गुण आपको क्या समझा के जाएंगे। जैसे पिता ट्रेनिंग देता है अपने बच्चे को बिजनेस में, जब लेके आता है कि बेटा इससे ऐसे बात करनी है, उससे ऐसे बात करनी है, पैसे को संभाल के रखना है, पैसे के ऊपर ऐसे नजर रखनी है, पिता हर समय गाइड करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका 9 से 9 बहुत अच्छा है, तो पिता उसको टीचर की तरह ट्रेनिंग करेगा। ये लड़े कितना, झगड़े कितना, वो एक अलग बात है, पर उसको ट्रेनिंग देगा प्रॉपर। अब हम चलते हैं चंद्रमा से। पहली बात, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपकी माँ मानसिक कष्ट में रहेगी, मेंटल स्ट्रेस में रहेगी। आपकी नानी से आपको क्या मिला है? तो चंद्रमा से 4th आपको अपने नाना से क्या मिला है? तो चंद्रमा से 9th, सिंपल। शीतल जी लिख रही हैं। शीतल जी, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये भी पास्ट है ना, हमारे माता पिता तो हो चुके, जब हम सही ढंग से संभलते हैं तो हमारे माता पिता की एक उम्र हो चुकी होती है। सर, एक ग्रहों के कारकत्व में जो हम लोग देखते हैं कि राहु से दादा को और नानी को देखते हैं। वो D1 की कहानी है। अच्छा, वो D1 की कहानी है। D1 इज ए डिफरेंट। जी। D12 चार्ट नहीं तो सारी एक चीज हो जाएगी, फिर आप हमसे थोड़ी समझोगे कि D12 में क्या है, तो D1 में समझ लिया। ये एडवांस वर्जन होता है, ध्यान रखिए। डिविजनल चार्ट हमेशा एडवांस वर्जन होते हैं। एडवांस मैंने डेप्थफुल जाने के लिए। D1 आपको इतना तो बता देगा पिता की स्थिति क्या है, और पिता से आने वाले रोगों के बारे में शायद ना डिसाइड करे, DNA से आने वाले गुण संस्कार नहीं डिसाइड करे। यहाँ पर आप रियलाइज करोगे कि यस, ये सबको पता होता है कि मुझे पिता से ज्यादा मैं प्रभावित हूँ, माँ से ज्यादा प्रभावित हूँ, या माँ से नहीं हूँ, मेरी नानी से ज्यादा प्रभावित हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, या मैं अपने दादा से नहीं दादी से प्रभावित हूँ। हर आदमी नोज वेरी वेल। इसने D12 चार्ट को रियलाइज करना आसान है।
तो वो सबके सामने हमारे, कुछ छिपा हुआ नहीं है। पर कुंडली हमें उससे आगे बता रही है कि ये तो है, फैक्ट है, पर उससे आगे हम डीएनए तक पहुंच रहे हैं। अब आगे आगे चलते हैं। छठा सर हाउस। सिर्फ फोर्थ फ्रॉम मून तो मदर हुआ या नानी? आपने क्या बोला था सर? मून से फोर्थ। नानी। 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 नानी से हमें क्या गुण मिलेगा, क्या संस्कार मिलेगा? देखिए, बहुत सारे लोगों को नानी का इतना सुख नहीं मिलता, या तो उधर जा नहीं पाते, पर कुछ लोगों को नानी का बड़ा सुख मिलता है। वो अपने ननिहाल बहुत समय बिताया होता है। देखो, सुख उन्हें मिलेगा नाना नानी का जो नाना नानी के करीब रहेंगे, उनके साथ जाने का मौका मिलेगा, उन्हें बार बार जाने का मौका मिलेगा, तभी तो बेचारे कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे। अब आप मिलते ही 5 साल में, 10 साल में, तो बेचारे क्या प्रभाव छोड़ेंगे? तो सर इससे मून ये भी पता चलेगा। मून से फोर्थ या फोर्थ हाउस से फोर्थ? नहीं, मून से फोर्थ, जैसे सन से 9th पे गए थे, चंद्रमा से फोर्थ। ऐसे चंद्रमा से। चंद्रमा से फोर्थ मतलब माँ से क्या मिलेगा? माँ की माँ, अच्छा है, चंद्रमा तो है ही माँ, माँ की भी माँ, नानी। ठीक है। ठीक है। अब हमें समझना है, छठा हाउस हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिला कर्जा है। हमारे पूर्वज क्या कर्जा छोड़ गए? अब कर्जा दो प्रकार से होता है। एक तो वो जो फाइनेंस के रूप में छोड़ जाए, और एक होता है उनके द्वारा किए गए पाप कर्म, उनके द्वारा दिया गया बंधन योग, जो पितृदोष के रूप में परिलक्षित होता है। पितृदोष में दोनों ही शामिल है, मातृपक्ष, पितृपक्ष, जो दोनों के पक्ष होते हैं, दोनों मिलके ही पितृपक्ष कहा जाता है। इसलिए जिन लोगों ने पितृदोष शांति करवाई है, वहां पर जो पंडित जी होते हैं, वो माता की तरफ के पूर्वजों के भी नाम बोलते हैं और पिताजी के पूर्वजों के भी नाम बोलते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे हैं हमारे। अभी इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो छठे का समझ लेना आप, उनके द्वारा दिया गया कर्जा जो छोड़ गए, वो कार्मिक कर्जा, कार्मिक डेट। किसी का पैसा खा लिया, किसी को लूट लिया, किसी के साथ बेईमानी कर ली, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा, और हमारी ग्रोथ में, हमारी हैप्पीनेस में वो चीजें बाधा के रूप में रहेंगी। अष्टम भाव इंडिकेट द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस in terms of the property, money, finance and the lineage। एक परंपरा, एक ट्रेडिशन, कहते हैं ना हमारे परिवार में तो एक परंपरा चली आ रही है जी। तो ये परंपरा किसने आपको सौंपी? तो आपके पूर्वजों ने सौंपी कि बेटा हमारे यहाँ पर त्योहार ऐसे नहीं ऐसे मनाते हैं, हमारे यहाँ शादी में ऐसे नहीं ऐसे करते, जिन्हें हम ट्रेडिशंस बोलते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मोमबत्ती कैसे जलाएं चर्च में जा करके। मुसलमान सिखाता है कि कैसे हम लोग नमाज अदा करें। हिंदू सिखाता है कि कैसे हम प्रार्थना करें। हर एक के मैरिज के, फैमिली के जो ट्रेडिशंस होते हैं, ये एक प्रकार की इनहेरिटेंस है, हमें जो मिलती हैं
हमारे ही पूर्वजों के द्वारा। अब अष्टम अच्छा है तो अच्छी है, इनहेरिटेंस है, गड़बड़ है तो गड़बड़ समझा के गए हैं तुम्हें, अच्छी परंपरा नहीं मिली। सोच करो, आपकी निगाह में कुछ भी गड़बड़ है पर आपके परिवार में वो काम सारे करते हैं, तो परंपरा में क्या चीज मिली? गड़बड़ मिला। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा यह मतलब नहीं है कि शराब अच्छी है बुरी है, पर क्या हमें परंपरा से शराब मिली है या हमने खुद चूज करी है? कई फैमिलीज में ये परंपरा से आती है, नॉनवेज परंपरा से आ रही है। अब वो सही गलत की बात नहीं कर रहा, कुछ भी, जस्ट ये एग्जाम्पल था, एक छोटा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। और आप जब छोड़ रहे हैं, जब डॉक्टर कह रहा है नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, लीवर फेल की कगार पे आ गया है, फलाना चीज हो गई, टिकड़ा चीज हो गई, फिर हम सात्विक मूवमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। और हमें D12 में देखना पड़ेगा, कहीं हमारी परंपराएं, हमारा इनहेरिटेंस गड़बड़ तो नहीं है तो उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें हमारी लाइफ की हैप्पीनेस को डिसाइड करती हैं, हमारी लॉन्जिविटी, हमारी हेल्थ को डिसाइड करती है। उनकी सोच, उनका कर्जा, उनकी परंपरा हमें ये सब खुश होने पे या दुखी होने पर मजबूर कर देता है। इसी का नाम ही DNA है। इसे आप DNA चार्ट भी कह सकते हैं। ये पितृ की कुंडली है, इसे आप सूर्यमांशा भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं बड़े काम की बात, एक अनोखी बात। आपकी मैरिज में गड़बड़ है, आप अपनी मैरिज को नहीं निभा पा रहे, समझिए दोष माँ बाप से आ रहा है। बड़ा अद्भुत सूत्र है। माता पिता अगर शादी निभाने के लिए डेडिकेटेड होंगे, ध्यान रखिए, माता पिता, दादा दादी अगर इस परंपरा में है कि भाई बने या ना बने शादी नहीं तोड़नी, तो हम लोग सबसे ज्यादा एफर्ट करेंगे अपनी शादी को बचाने के लिए। दो पॉइंट आते हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, ध्यान रखिए, जिनके माँ बाप लड़ते हैं तो इसलिए लड़ना छोड़ दो आज पति पत्नी, नहीं ये चीज आप अपने बच्चे को देके जा रहे हैं, ये मतलब नहीं बच्चे को साइड में करके फिर लड़ेंगे जी, है ना। कई बार माँ बाप कहते हैं ऐसा करो, छत पे आ जाओ, वहां लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई का मैदान वहां है। अब बच्चा है नीचे तो फाइट करेंगे और बच्चे को पता नहीं लगेगा, मन की भड़ास भी निकाल लेंगे। आप गलती कर रहे हैं, DNA के रूप में वो तो जा चुका है ना। अब वो कहीं भी रहे, चाहे वो कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, कोई मायने नहीं रखता। तो हमें ये समझना है कि कहीं ऐसा स्वभाव, ऐसी परंपरा हमारे D12 में तो नहीं है, तो उसे हमें करेक्ट करना है भाई। करेक्ट हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, आफ्टर दैट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के द्वारा, क्योंकि जो मिल गया हमें पूर्वजों से उसका क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। हमने थोड़ी कहा था उनको लड़ो भाई, आपस में बैठ के सर फोड़ो, हमने तो नहीं समझाया ना। अब वो लड़ते आ रहे हैं हमारे टाइम से, हमारा दादा दादी लड़ते आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई। पर वो चीज हमारी इस जीवन में रिफ्लेक्ट होगी। तो दो चीज समझ में आई। पहली बात, झगड़ा जरूर होगा हमारे पति पत्नी के बीच में, कितने गुण मिला लेना, कितने संस्कार मिला लेना, झगड़ा जरूर होगा पति पत्नी का, अगर आपके माँ बाप का झगड़ा है तो। पर कितनी जल्दी भागोगे शादी छोड़ के,
वो डिसाइड आपके माता पिता के द्वारा आए गए गुण और या दादा दादी के द्वारा आए गए गुण। देखिए कभी कभी पति या पत्नी में से कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है। आप हैरान होंगे, ये भी हमारे पूर्वजों की देन है, ये भी हमारे पूर्वजों की देन है। तो आपको अपने कैरेक्टर को बहुत ढंग से वॉच करना है, नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वो सब देके जाएंगे। इसलिए कहते हैं कंट्रोल योर सेल्फ। थोड़ी सी इच्छाओं की बलि देने मात्र से आप अपनी पूरी पीढ़ी को सुधार देते हैं। थोड़ा सा लोलुपता दिखाई, मन की चंचलता दिखाई, स्लिप, ये बड़ी स्लिपरी गली है भाई, एकदम सीधा नीचे। और आप सोचते हैं तो हम कर रहे हैं, बच्चे थोड़ी करेंगे ऐसा। डेफिनेटली करेंगे, या तो आपके बच्चे करेंगे, नहीं तो उनके बच्चे डेफिनेटली करेंगे। ये समझ लीजिएगा बात। इवन यहां तक रिलेटेड टू द सेक्स, उनकी क्या सोच रही है, ये हमें पूर्वजों से मिली है। पति पत्नी में से दोनों में से कोई अपना मार्ग भटक रहा है तो ये संस्कार पीछे से आ रहे हैं। हम कहते थे एक तक कपूर को देख के आ रहे हैं, ऐसे ही काम का ही कहते स्टार प्लस देख के आ रहे हैं, या क्राइम पेट्रोल देख के आ रहा है, किसी से देख के नहीं आता। ध्यान रखिए, ये पूर्वजों से आता है। आज आपको हैरानी होगी ये सब बातें सोचकर, हम तो वैसे ही रिग्रेट में जी रहे हैं, हम खुश नहीं है, हमारी लाइफ ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन ठीक नहीं है। ये सब खामखाई की बातें हैं। आपने गड़बड़ को करेक्ट करना और करेक्ट को और करेक्ट करना है। इट्स माय ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी। तो कहां से देखेंगे हम? T12 चार्ट का 7th हाउस, इसलिए एक एक चीज को अलग अलग लिखना है, नहीं तो भूल भुलैया हो जाएगी और फिर सूत्र निकालना। अगर वहां पर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा है या सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ बैठा है, छठे में बैठा है, 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, समझ लीजिए माँ बाप के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है या पूर्वजों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है। कभी कभी माँ बाप का रिलेशन हमें नहीं पता लगता है, और ये ध्यान रखिएगा, D12 चार्ट आपके पूर्वजों की पोल खोलने का एक बहुत बढ़िया चार्ट है। आपको अंदर की बात पता लग जाएगी। वेरी गुड। तो सिंपल है ये, अभी तक जो मैंने कराया है, इट्स सो सिंपल बट वेरी पावरफुल। सर लेकिन कुछ चीजों को देखेंगे कैसे, इसको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए सर। आने दो, अभी तो शुरुआत हुई है, रंग जमने तो दो क्लास का। आज आपको D10 चार्ट करवाया तो शुरुआत में समझ में मजा नहीं आ रहा था, फिर बाद में आया कि नहीं मजा आया। तो ऐसे ही है,
अरुणा जी अभी मत लिखिएगा कुछ, है ना, क्योंकि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। वो पॉपअप आता है ना तो एकदम ध्यान चला जाता है। बाद में अपन सारी बात करेंगे। जैसे प्रताप जी ने कहा कैसे देखें, ये वही तो बताया कि सेवंथ में पाप ग्रह ना हो, सेवंथ का लॉर्ड उल्टा सीधा ना बैठे, ये आपको पता है। चलिए मैं शॉर्टकट इसलिए मैं बोल जाता हूँ, मैं ये मानता हूँ सभी पुराने स्टूडेंट हैं तो बेसिक सबका क्लियर है, तो पता लग जाएगा। अब हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं। ये तो था माँ बाप का झगड़ा। अब हमें विचार करना है माँ बाप का कर्जा, जो हम दो तरीकों से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? दो तरीकों से। क्या तरीका है? अब हमें ये समझना होगा। अक्सर सोच पुराने गांव के आदमी क्या कहते हैं, कुंडली में पितृ दोष है, वो तो D1 से पकड़ में आ जाता है, 1 सेकंड लगता है। पर अक्सर गांव का आदमी पारंपरिक रूप से हमारे वेद से जुड़ा हुआ है, बेशक उसे वेद का नॉलेज नहीं है। वो आके एक बात पूछता है, जी ये कौन से पितृ हैं, पंडित जी बताइए जरा, ये हमारे दादा दादी की तरफ के हैं, नाना नानी की तरफ से? फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो कर्जा है, जो हमें इनहेरिटेंस में मिल गया है, फोकट में, हमें नहीं चाहिए था पर मिल गया है, वो ननिहाल से आया है या अपने पैटर्नल फादर्स की तरफ से आया है, इसको समझना होगा। आपने दो चीजों पर ध्यान देना है। फर्स्ट समझते हैं पैटर्नल। पैटर्नल से आने वाला दोष, हो सकता है इसकी और भी क्लास हो D12 चार्ट की, ऐसा नहीं मैं आज ही पूरा करके, वैसा नहीं होगा, समझो आराम से प्यार से बस। वहां पर नवम भाव में राहु नहीं होना चाहिए। पॉइंट एक, नवम भाव में राहु नहीं होना चाहिए। पॉइंट दो, नवम के लॉर्ड के साथ भाव राहु नहीं होना चाहिए, या नवम भाव पर, नवम के लॉर्ड पर राहु का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अब यहां पर भी दो बात है। अगर राहु साथ बैठा है या हाउस में बैठा है, पितृ दोष ज्यादा गंभीर है, मीन सीरियस है। केवल दृष्टि संबंध है, इट्स नॉट सीरियस, बट है। ये सीवियर नहीं है बट है। वो कहते प्रॉब्लम है। जैसे गला खराब, तो अगर मैं डॉक्टर को कहूँ गला खराब है, वो कहेगा यार 3 से 4 दिन लगेंगे, किसी का 1 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 3 दिन में ठीक हो जाता है, और वो ये नहीं कहेगा यार मर जाएगा तू अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। कोई कहता गला बैठ, नॉर्मल घटना है। अब हमें, और ये चीज अगर 1 महीने तक चल जाए तो फिर कान खड़े हो जाएंगे। बोला भाई ये गले बैठने की समस्या नहीं, कुछ हो रहा है ये तो पकड़ो इसको, डॉक्टर को भागो, ये एंटी को पकड़ो, ऐसे ही होता है। तो दृष्टि आपको सीवियर प्रॉब्लम ना देके एक्यूट देती है। एक्यूट का मतलब थोड़ा समय के लिए, थोड़ी थोड़ी जगहों पे परेशानी देती है। सीवियर दबाओ कि भाई कर्जा ज्यादा है, तो यहाँ पे एक पैटर्नल पकड़ा हमने, सिंपल, नाइन्थ का लॉर्ड। अब हमें समझना है सूर्य, सूर्य भी पिता है पैटर्नल, वहां से पकड़ना है कि राहु के साथ तो नहीं बैठा, या राहु के फेर में तो नहीं फंस गया सूर्य ग्रह। और दादा, ये जो जुपिटर बृहस्पति है दादा, पिता तो सूर्य, बृहस्पति को दादा समझो।
वो हाउस का लॉर्ड होगा, वो तो है, वो तो देखना है। बट मैं बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूं। दादा यानी गुरु के साथ राहु बैठा, मामला दादा से आया डायरेक्ट। दादा ने गड़बड़ बहुत की है, दादा ने बड़ी जमीन हड़प ली है, दादा ने बड़ी चोर बाजारियां की है। क्लियर कट, डेट्स पैटर्नल। तो हमने छठे भाव से क्या देखा था, कर्जा है कि नहीं है। तो छठा भाव ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। ये पावरफुल हो गया, इट इंडिकेट्स कि कर्जा बड़ा है। इससे ये पता चलेगा कर्जा छोटा है कि बड़ा है। पर कर्जा पिता की तरफ से आ रहा है या माता की तरफ से आ रहा है, तो उसको हम ऐसे देखेंगे, नवम से, नाइन्थ से, सन से, सूर्य से। नाइन्थ लॉर्ड एंड सन। एक चीज और देखनी है, सन से भी नवम में राहु नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सन हो तो डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको। मतलब पिता देना बहुत कुछ चाहेगा पर दे नहीं पाएगा, अब उसका कुछ भी रीजन हो। राहु को ऐसे मानना है कि डिलीवरी में बाधा है अच्छी चीज की, और बुरी चीज भर भर के देगा। यानी पिता साइड की बुरी चीजों को भर भर के देगा पर अच्छी चीज को मिलने नहीं देगा। सेम पैटर्न पे हमें मैटरनल यानी मातृ पक्ष देखना है। फोर्थ हाउस मेन राहु तो नहीं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड राहु के साथ तो नहीं, या उसके साथ संबंध तो नहीं बना रहा। फोर्थ हाउस में राहु तो नहीं, फोर्थ के लॉर्ड के साथ राहु तो नहीं, या उसके साथ कहीं संबंध तो नहीं बना रहा। सेकंड, चंद्रमा। अब चंद्रमा से आप क्या देखेंगे, चंद्रमा से फोर्थ देखेंगे नानी के लिए, और चंद्रमा से नवम देखेंगे नाना के लिए। तो इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नाना से आ रहा है कि नानी से आ रहा है। इधर से आपने देखा था दादा से आएगा कि दादी से आएगा। अगर दादी से देखना है आपने तो फिर आप इसी प्रकार से देखिएगा कि दादी कहाँ से आएगी, नवम से फोर्थ, और दादा कहाँ से आएगा, पंचम, नवम से नवम। क्लियर चीज है। ये हमें पितृदोष देते हैं। अब आगे पितृदोष पर हम लंबा नहीं लेंगे इतना बड़ा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर पूरी वर्कशॉप का वीडियो है पितृदोष पर। शायद 3 या 4 घंटे का वो वीडियो है। अगर और ज्यादा समझना है तो वहां से जाकर के, वो टोटली पितृदोष पर है। पर यहाँ पर हम D12 के द्वारा देख रहे हैं कि मामला क्या बन रहा है। तो आप पाएंगे यार इतने सारे कॉम्बिनेशन है, कुछ तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई तो फंसेगा। दादा फंसे, दादी फंसे, नाना बने, नानी फंसे, कुछ तो आएगा। तो एक प्रकार से जहां पर हम अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी, एसेट्स, उनका नेम फेम हम एंजॉय करते हैं, सेम हम उनके द्वारा किए गए पाप कर्म को भी एंजॉय करते हैं। सॉरी, एंजॉय नहीं करते, तकलीफ दे मिलती है, यानी हम उनके द्वारा तकलीफें पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बीमारियों के बाद में करेंगे
मुझे नहीं पता था इतना जल्दी 1 घंटा हो जाएगा। मुझे लगता है आपके अभी क्वेश्चन बहुत सारे इसी में ही निकल के आ जाएंगे, तो उसी पर मैं सोच रहा हूँ चर्चा करूंगा। तो आज क्या बताया आपको? सबसे पहले पिता, माता, पितृपक्ष मतलब दादा दादी और ननिहाल, ये चीज आपको बताइए। दादा दादी, पितृपक्ष और माता पिता के संस्कार, और क्या बताया? माता पिता की मैरिज लाइफ हमारी मैरिज लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है, और बताया पूर्वजों द्वारा दिया गया दोष। हम सभी किसी न किसी रूप में पीड़ित मिलेंगे या खुश मिलेंगे, दो में से की स्थिति होगी। What is our duty now? हमारी ड्यूटी अब स्टार्ट होती है कि हमें इन चीजों को करेक्ट करना है। पितृदोष की प्रॉब्लम है तो पितृदोष ठीक करना है, सूर्य का प्रॉब्लम है तो सूर्य को ठीक करना है, चंद्रमा की प्रॉब्लम है तो चंद्रमा को ठीक करना है। हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें कौन सा चीज अभी नहीं समझ में आया है, और प्लीज एंड प्लीज नो रिपीटेड क्वेश्चन। अगर एक ने प्रश्न पूछ लिया, अगर आपका भी उससे रिलेटेड है तो नहीं हाथ उठाना। सीमा जी। सर जैसे अपने गुरु को दादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ही नाना को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। ननिहाल पक्ष हमारा बुध ग्रह से आता है, और कुल की उन्नति, मान लीजिए आपके दादा दादी के जितने भी बच्चे हुए, अगर सब फल फूल रहे हैं तो ये केतु ग्रह डिसाइड करेगा। आपके नाना नानी के, आपके दादा दादी के परिवार में जितने बच्चे हो रहे, सब तरक्की कर रहे हैं, सब उन्नति कर रहे हैं, सब हाई पोस्ट पे जा रहे हैं, सब सुखी हैं, ये बात केतु डिसाइड करेगा। अगर केतु गड़बड़ा गया तो एक कुल की उन्नति में बाधा है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार बच्चे कहते हैं हमने शादी करनी ही नहीं, जाओ, पेरेंट्स बेचारे दुखी हो जाते हैं, शादी नहीं करना चाहता बंदा, शादी कर ली तो बच्चे नहीं करना चाहते, बच्चे करना चाहता तो एक ही बच्चा करना चाहता है, उसके आगे करना ही नहीं चाहता, तो कुल की उन्नति बाधित हो गई। क्लियर बात? तो हमने ये चीजें धीरे धीरे समझनी है। बुध ग्रह से हम बहन बेटी भी देखते हैं, पर D12 चार्ट उनके लिए नहीं है। D12 चार्ट केवल और केवल हमारे पूर्वज से आए संस्कार, पूर्वजों से आई हुई बुद्धि, और पूर्वजों से आया कर्जा, और पूर्वजों से मिला धन, ये D12 है। जहां पर हम बात करते हैं बुद्धि की, संस्कारों की, वही हम बात करेंगे आगे चल करके रोगों की, उनसे आने वाली बीमारियों की, कि हमारी लॉन्जेविटी कैसी हो, ये भी पूर्वज डिसाइड कर रहे हैं। देखा कमाल की बात। इसलिए हमारी परंपराओं में पितरों को इतना सम्मान दिया जाता है कि पितरों को नाराज नहीं करना। वो पितृ पक्ष में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और पहले उन्हें मुक्त करना है। ध्यान रखें, पूर्वज जब मुक्त होगा तो आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें मुक्ति के द्वार पर ले जाना है। हाँ उर्मी जी। नमस्कार सर। सर मेरा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अभी जो बात करी हमने कि दादी और जो नाना जी
है उनका सेम हाउस है 12th हाउस। बट सर मेरे जो नाना जी और दादी जी हैं दोनों एकदम अलग थे। माय नाना जी वाज वेरी स्पिरिचुअल एंड ही डाइड वेरी यंग व्हेन माय मदर वाज जस्ट 9 years old। मेरी दादी जी को पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड शी लिव्ड टिल 99 years। मतलब दे वर एज डिफरेंट एज मिल्क एंड चॉक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसाइड करना है, हम ये दोनों चीज एक साथ कहां से देख रहे हैं? 12th हाउस से। 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 12th का लॉर्ड, ये हमें डिसाइड करेगा। सेकंड चीज, लॉन्जेविटी कहां से देखेंगे? पिता के 10th हाउस से। पिता की लॉन्जेविटी 10th से आएगी और दादा की लॉन्जेविटी 10th के 10th से आएगी। फिजिकल बॉडी ऑफ फादर, ऑलवेज रिमेम्बर, कभी कभी हम भूल जाते हैं नवम में देखते देखते कि फिजिकल बॉडी ऑफ योर फादर कम्स फ्रॉम द 10th। क्लियर? तो आपने किनका देखना है, कौन लंबी जिए, कौन शॉर्ट एज में मरा है? तो आपके नाना आपने बताया शायद शॉर्ट एज में, ठीक है। आपके नाना शॉर्ट एज में गए, मीन्स आपकी मदर कम फ्रॉम द 4th हाउस। चेक इट। उससे 10th यानी लगना, द लगन लॉर्ड और लगन डिसाइड कर रहे हैं वहां पर कि आप नाना की लॉन्जेविटी कम क्यों है। क्या वो पाप ग्रहों से भरे पड़े, मतलब फंसे पड़े? सेकंड चीज, इसी प्रकार से पिता को आपने देखना। अब हम अलग से देख रहे हैं, 12th हाउस का लॉर्ड दोनों में दिखा रहा है, पर जब हम इंडिविजुअल अलग अलग देखेंगे तो हमें उस एंगल से देखना है। सर फिर मैं आपसे ना अलग से पूछती हूँ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। हाँ, हो सकता है। जब ध्यान से लंबी लंबी सांस लेकर के जब आप बैठेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, ये चीज मैंने भी देखी है। जब हम देखते हैं तो हम बड़ी जल्दबाजी में देखते हैं इसको, हम उसके और चीजें देखना भूल जाते हैं उसके रेफरेंस में। जो रूल्स हम प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। जैसे आज D10 में चार्ट में कराया, एक नई चीज निकल करके आई कि देने वाला कोई है तो काटने वाला भी कोई है। तो हमने कंपैरिजन करना, देने वाला स्ट्रॉन्ग है कि काटने वाला स्ट्रॉन्ग है। इसी प्रकार D12 चार्ट में भी यही होगा। अब समझिए बात को। कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून, विच वन इज मोर पावरफुल, दोनों में। अगर आपके D12 चार्ट में सूर्य डोमिनेटिंग है तो पिता पक्ष की तरफ से आने वाली चीजें आपको डोमिनेट करेंगी। अब चाहे पिता की तरफ से रोग आए, पिता की तरफ से लॉन्जेविटी की कमी आए, कुछ भी आए, वो हम बाद में, हम वो फर्दर चेक का विषय है। इसी प्रकार से अगर किसी का मून स्ट्रांग है, माता का पक्ष डोमिनेटिंग हो जाएगा। मैं लैपटॉप नहीं ले रहा, नहीं तो मैं अपने चार्ट से आपको चीजें दिखाता। इस प्रकार से चीजें हैं, पर आपको आपके चार्ट से समझना होगा। सर एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है सर, या तो मुझे लग रहा है कि जैसे शुरू में आपने कहा कि 4th हाउस से 4th नानी हो गई और 4th हाउस से 9th नाना हो गए,
तो नाना इसलिए 12th हाउस हो गया नाना का। नाना का भी और दादी का भी। हाँ जी। उसके बाद सर दोबारा आपने कहा अब उर्मी जी का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दो इंडिविजुअल फैक्टर की बात कर रही है। नहीं सर, मैं उर्मी जी के क्वेश्चन को अभी नहीं ये कर रहा हूं। उसके बाद सर दोबारा आपने कहा कि मून से चौथा नानी और मून से नौवां नाना, तो 4th हाउस से लेना है या मून से लेना है? अब मैं आपको कहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम देखनी है तो कारक से भी देखनी है और भाव से भी देखनी है। भाव क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, भाव क्या करता है। भाव की शक्ति हमें कंटिन्यूस चीजें देती है। आप D1 के संदर्भ में समझिए, किसी का 4th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, ऑटोमेटिक मिलेगा, एफर्ट करे ना मिले, एंड लाइफ लॉन्ग मिलेगा। ये एक फैक्टर। अगर किसी का 4th हाउस स्ट्रांग है बट मून स्ट्रांग नहीं है, तो 4th हाउस का लॉर्ड अपना काम करेगा, वो नहीं रुकेगा, वो तो देता रहेगा। पर चंद्रमा पिट गया, यू विल नॉट एंजॉय, क्योंकि कारक पिट गया। कारक हमेशा आपको रियलाइज करवाता है, टेस्ट करवाता है कि टेस्ट अच्छा है कि टेस्ट बुरा है। जैसे आप बहुत पैसे वाले हैं, हर समय के खाने में आपको 4 से 5 आइटम मिलते हैं खाने के लिए, बट यू हैव नो टाइम कि ढंग से खाना खा सके, तो आप झटपट में जो आते हैं पकड़ते हैं, उठाते खाते हैं और भाग काम पे भाग लेते हैं। सेल्फ आ यार, कुछ लोगों को सेल्फ आना उस टेस्ट का आनंद भी महसूस नहीं होता। अब देखिए, भोजन को देने वाले भाव ने तो बहुत दिया, पर कारक पिट गया। चंद्रमा, अब D12 में देखिए, 4th हाउस ने मां को दिया, मान लीजिए वो बहुत अच्छा है, पहले हम मदर तक जाते हैं, दादा दादी नाना नानी छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, उनको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले पिता और माता की तरफ ही पकड़ लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं खड़ा हो। हमने देखना है 4th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छा है तो माँ के सुखों में वृद्धि हो जाएगी, यानी माँ हमें देगी। माँ का सुख का मतलब क्या होता है, माँ हमें प्रोटेक्ट करेगी, माँ हमें देगी ज्यादा से ज्यादा, बेटर से बेटर, यही तो सुख हुआ। बट अगर मून पीड़ित हो गया तो माँ खुद सुखी नहीं रहेगी। पॉइंट क्लियर समझ लीजिए, माँ विल नॉट बी हैप्पी, बट खुद खुश ना होते हुए भी वो हमें देगी। कभी कभी होता है ना, माँ बाप अपने आप से सुखी नहीं है पर बेटों को, बच्चों को बहुत दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, वो कैसे भी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, पर बच्चों के लिए बड़ा संभाल के रख रहे हैं कि यार बच्चे को इस समय जरूरत पड़ेगी तो मुझे देना है। वो इस बात का बड़ा ख्याल रख रहे हैं कि हमारे बच्चे को कमी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4th हाउस डिफरेंट अलग चीज है, कारक एक अलग चीज है, तो दोनों में अंतर समझ लो। 4th हाउस का कारक पिट गया तो देने वाला पीड़ित है, यहाँ देने वाली कौन है, माँ, तो कारक पिटा तो माँ पीड़ित। मान लीजिए चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा खुद 6ठे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, तो देने वाली माँ वो बेचारी खुद परेशान है अपनी मेंटल हेल्थ से,
अपनी फिजिकल हेल्थ से, किसी भी ग्रुप में, या फाइनेंशियल क्राइसिस में, कुछ भी आप लगा सकते हैं, वो भी फर्दर स्टडी का विषय है। पर वो आपके लिए बेचारी कुछ भी कर कुरा के ला रही है, आपको पढ़ा रही है, आपको मोटिवेट कर रही है कि बेटा पढ़ ले, जिंदगी में कामयाब हो जा, हमारा जीवन कैसा भी रहा, पर तेरे को क्रिटिकल जीवन नहीं जीना है, तेरे को अपने बाप जैसा नहीं बनना है, तेरे को मच मच बेटर बनना है। तो हमें मोटिवेट कर रही है, किसी भी परिस्थिति में है वो। तो अब हमें 2 पॉइंट आए। अगर किसी का चौथा भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है, अब यहां डेंजरस बात हो गई, मां के सुख में कमी। और मां के सुख में कमी 2 तरह से आती है। मां बेचारी जल्दी छोड़ के चली जाए, दुनिया से विदा हो जाए, या मां के पास आप ना रह सको किसी भी कारण से। वो भी कई बार बच्चे पुराने टाइम में कोई भाई के साथ चला जाता है, कोई नाना नानी के भाग जाता है, कोई मामा के साथ चला जाता है, तो क्या हो गया, माँ का तो सुख नहीं मिला ना, माँ का ज्ञान तो नहीं मिला, माँ का प्रेम नहीं मिला, तो सुख में कमी आ गई। पर अब हमें इसमें भी अंतर समझना होगा। अगर किसी भी तरह से जुपिटर एंड मरकरी, अगेन याद रखना, सेवियर प्लेनेट, इनका दृष्टि संबंध बन जाए या इस भाव में आ जाए, तो माँ को तो बचा लेंगे मरने से, पर सुख में फिर भी कमी पैदा कर देंगे। हेल्थ को, मतलब उनकी लॉन्जेविटी को तो नहीं बचा पाएंगे, नहीं, उनकी लॉन्जेविटी को तो बचा लेंगे, पर वो सुख, हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज का हमें समझना होगा। तो मेरा मानना है कि आज हम माता पिता तक रहते हैं ताकि कंफ्यूजन खड़ा ही ना हो, क्योंकि जब आप माता पिता को चेक कर लेंगे तो मेरा ज्यादा ख्याल है कि फिर दादा दादी का कंफ्यूजन कम पड़ जाएगा, कि सूत्र को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से फादर को, 9th हाउस फादर का सुख है, एंड सूर्य इज अ गिवर। जितना स्ट्रॉन्ग होगा सूर्य, पिता उतना ज्यादा देगा। सूर्य कमजोर, D12 की बात करो, जो बेचारा खुद ही कमजोर है तो तुम्हें क्या देगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि पिता कमजोर है तो तुम्हें कुछ नहीं देगा। पिता प्रेम दे सकता है, पिता संस्कार दे सकता है, पिता मोटिवेशन दे सकता है। ये सब कहां से मिलेगी? 9th की लॉर्ड से। हाँ, ये भी गड़बड़ हो जाए और सूर्य भी गड़बड़ हो जाए, अगेन सेम फार्मूला, देन इट इज अ सीरियस मैटर। ये लॉन्जेविटी को खतरा हो सकता है पिता की। सूर्य पाप ग्रह के साथ बैठा है, पाप मधत्व में बैठा है, पिता जो देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। मान लीजिए चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जाके पता करता है साहब इतना करोड़ रुपया लगेगा या इतना लाख रुपया लगेगा, है नहीं बेचारे के पास। एंड फाइनली ही डिसाइड कि बेटा तुम डॉक्टर मत बनो, तुम कुछ और कर लो। तुम्हें बायोलॉजी पढ़ ली, तुमने जूलॉजी पढ़ ली, तुमने ये बायो पढ़ लिया, तो तुम लेक्चरर बन जाओ, क्यों कॉलेज में जाएगा तो फीस कम लगेगी। तो उसने क्या करा, जो देना चाहता था वो नहीं दे पाया, क्योंकि वो खुद पीड़ित है, खुद परेशान है। पर वो क्या दे रहा है आपको? वो 9th का सुख दे रहा है। 9th का लॉर्ड भी पिट गया तो कहानी परेशान हो जाएगी। अब देखिए, किसी व्यक्ति का 9th का लॉर्ड भी अच्छा और सूर्य भी अच्छा, D10 12, तो उसको पिता से मोटिवेशन, हेल्प भी मिलेगा और जैसा चाहता है वैसा मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ?
क्योंकि अब हमने थोड़ा कर दिया, टॉपिक आधा कर दिया। तो आज के लिए हम माता पिता तक रहेंगे। मुझे लगता है दादा दादी नाना नानी तक नहीं जाना भी। तो माता पिता ही को समझ ले तो फिर उसी से कल्याण हो जाएगा। हाँ, उसी से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। सर अभी तो इसमें बस एक कंफ्यूजन आता है सरोगेसी बच्चों के बारे में कि उनके सूर्य चंद्रमा अलग होंगे, क्योंकि मतलब चंद्रमा तो अलग ही है रचना जी, सरोगेसी। मुझे सरोगेसी के बारे में भी मैं चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पे। डिफरेंट टॉपिक है ना, वो फिर चर्चा किसी और विषय पे चली जाएगी। हाँ पराशर सर जी। नमस्कार सर, मैंने ना पता करना था, वैसे तो बड़ा अच्छा आज आपका टॉपिक रहा, बड़ी अच्छी तरह समझ आया। आपसे सुनना बड़ा सुखद रहता है मेरे लिए। ये द्वादशांश में आप बता रहे थे कि माता पिता की मुक्ति की भी बात की जा सकती है। हाँ, मुक्ति की बात। हाँ, तो वो मुक्ति को हम कैसे निश्चित करें कि मैं हालांकि सारे कर्म करता हूँ, ये कर्म कांड के करवा चुका हूँ, तो कैसे निश्चित करें कि वे मुक्त हो गए हमारे पिता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, पिता को मुक्त कराने में आप सक्षम हो कि नहीं, फर्स्ट चीज। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट चीज है। अब हमने दो बातें समझनी है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिता या पूर्वजों को मुक्त कौन करा सकता है? जो प्रेम करेगा। कैसा प्रेम? अनकंडीशनल लव। यानी कि जो अपने पूर्वजों के बारे में सोचता है, वो यार हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, हमारे पूर्वजों की स्थिति क्या रही होगी, वो हमें क्या अच्छा दे गए, मतलब हम अच्छा सोच रहे हैं उनके बारे में, और हमें फक्र है कि हमारे माँ बाप दादा दादी ऐसे, एंड अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम अब उनको मुक्ति देना चाहते हैं, और वो हमारा कर्तव्य भी है। दोनों बातें, हमारी इच्छा भी और हमारा कर्तव्य भी। तो हमें लगन का लॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल D12 चार्ट का लगन का लॉर्ड हमें बताता है हमारे माता पिता, पूरे पूर्वज के प्रति हमारा इंक्लिनेशन क्या है। अगर ये पावरफुल है तो यू विल बी द सक्सेस। नंबर एक, पावरफुल का मतलब समझना। लगन का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा है। लगन का लॉर्ड यदि त्रिकोण में बैठा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी पाप ग्रह के साथ नहीं है, पाप ग्रह के एस्पेक्ट में नहीं है, यू हैव द ब्यूटीफुल चांस कि आपके करने मात्र से, केवल निमित्त मात्र हो जाने से उन्हें फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, शनि ग्रह पितरों का उद्धार करने वाले हैं। मतलब उन्हें मुक्त कौन कराएगा? शनि ग्रह कराएंगे। ये ध्यान रखना, पितरों के मुक्ति देने वाले शनि ग्रह। अगेन टेस्ट द सैटर्न इन D12 चार्ट, क्योंकि आप निमित्त मात्र बनेंगे लगन से, और अगर लगन पावरफुल है तो आप बहुत डेडिकेटेडली चीजों को करेंगे। पर शनि भी हेल्पफुल है तो 101% ओनली वन टाइम इज एनफ। आप केवल एक बार पितृदोष पिंडदान कुछ भी XYZ विधि करेंगे और आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सर सिर्फ त्रिकोण या केंद्र भी? नहीं, त्रिकोण, फर्स्ट, फिफ्थ, 9th शुभ भाव है ना। अब उसको दूसरे एंगल से समझिए, दूसरा पक्ष, यानी कि पूर्वज चाह रहे हैं हमारा ये वाला बच्चा हमें मुक्ति दे, और उनकी भी चाहत है कि वो करे तो हम मुक्त हो। जैसे कई बार माँ बाप अपने बच्चों को लाइक नहीं करते या
किसी को किसी भी रीजन से किसी एक बच्चे को खास करके लाइक नहीं करते, चाहे वो उनकी, पर वो फिर डेथ कर गए। अब वो बच्चा यदि उनकी शांति के लिए कुछ करेगा ना, दे विल नॉट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बड़ी समस्या होगी बेचारे के साथ। अब सब पंडित क्या कहेंगे, भाई तेरे तो पितृदोष है। अब वो चला जाएगा भागता हुआ, कुछ ना कुछ करेगा, और करेगा बट रिजल्ट नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि वो पूर्वज भी नहीं चाहते कि यार हमें मुक्ति इसके हाथों से मिले। आप हमेशा हमारी माइथोलॉजी में, हमारे उपनिषदों में जाकर के पढ़ेंगे, ऐसी कहानियां आने को मिल जाएंगी कि कोई भगत, कोई स्पिरिचुअल आत्मा, कोई अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति अगर पूर्वजों के निमित्त मात्र कुछ करता है तो पूर्वज उसके हाथ से तुरंत जल ग्रहण करते हैं। भगवान राम का ही देखिए, ये बेसिक कथा है। यस यस। जब भगवान राम पिंडदान करते हैं तो सरयू से हाथ बाहर आते है ना, ये इट्स ए सिंबॉलिक, जरूरी नहीं कि हाथ आया होगा, बट इट्स सिंबॉलिक कि पितृ खुद चाह रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, मुझे ये राम चाहिए, मुझे राम जैसा पुत्र चाहिए। तो अक्सर कभी कभी पोते के द्वारा करने पर बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। अगर दादा का मन पोते में, और वो कहता है मेरा पोता बहुत अच्छा है यार, मेरी बात बहुत मानता है, एक इशारे पे काम करता है, आई लाइक हिम एंड ही लाइक मी, और वो डेथ कर गया, पिता के साथ उस पोते को भी साथ बिठाए। आप ध्यान रखिए, पिता तो बैठे नहीं थे, कर्म करने का अधिकारी वो है, पर तर्पण की कुछ बूंदे पोते से और कुछ पिंडदान उन्हें समर्पित पोते से कराए। वो पिता का एक्सेप्ट करे ना करे, पोते का एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल बी फ्री। देखिए साहब, पितृदोष, पूर्वजों का दोष, चाहे वो संस्कारों से आए, चाहे उनकी मैरिज लाइफ से आए, चाहे उनकी हेल्थ से आए, हमें इस जीवन में बाधा पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको बताया आज, पति पत्नी के संबंध, ये गुण संस्कार हमें वहां से आ रहे हैं। बट्टे शक्ल देख के ही खुश नहीं एक दूसरे की। अब ये मुद्दा नहीं कि हम सब लड़ेंगे या सब लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग लड़ते हैं बट दे लाइक ईच अदर, मतलब उनके बगैर गुजारा भी नहीं चलता उनका। 1 मिनट में चिल्लाने लगे कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब मेरे जैसा हाल है, 2 मिनट ना दिखाई दे रहे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ। हाँ भाई, आंखों के आगे रहो। मैं चला जाऊं वो लड़ेगी, मुझे बिन बताए बाजार भाग गई। अरे भाई मैं तो यहाँ तक पास तक गया था 5 मिनट के लिए। इट्स मीन कितना झगड़ा कर ले मन नहीं लग रहा है। मतलब आंखों के सामने भी रहे और माथा पे सवार भी ना हो, दोनों चीज होना चाहिए। नहीं वो होगा, उस चीज से मत घबराइए, मत घबराइए। शेर की सवारी दुर्गा ही करती है, मत घबराइए। बट क्या हमने, कब हमें उसे सवार नहीं होने देना, कब हमारी ईगो अड़ के खड़ी हो जाती है, हमें ये देखना पड़े। कब हमारे अंदर पितृ सत्तात्मक मानसिकता जन्म देती है, मैं तो पैरों के नीचे दबा के रखूंगा, कुचल के रखूंगा, आई विल डोमिनेट। और पत्नी कहेगी हु आर यू, तुम होते कौन हो, जूते मार के भगा दूं, जाओ छोड़ के जा रही, फिर वो पीछे पीछे भाग रहा, चक्कर काट रही, पर कुछ नहीं हो रहा, नथिंग हैपनिंग। D12 चार्ट में उसकी फैक्ट फाइंडिंग मिलेगी। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मानसिकता पूर्वजों से मिली है। अगर मान लो परदादा 2 शादियां कर ली, 3 शादियां कर ली,
आपके अंदर ये चीज रहेगी। बेशक आपने एक मैरिज करी, साइड में कुछ कर लो इंतजाम, ये मानसिकता रहेगी। अब इसमें लड़का भी शामिल है तो इसमें लड़की भी शामिल है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है कि पुरुष ये करेगा, स्त्री भी करेगी। कि पति है ठीक है, जो होना है हो गया, बट मैंने भी 2 करने, मैंने भी 3 करने। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के पास 2 पत्नियां तो एक को लाइक नहीं करता इसलिए दूसरी लाया है। नो, नथिंग। हर केस में ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो चाहता है कि मैं 2 रखूं, क्या कर लोगे आप? नहीं, एक से संतान नहीं हो रही तो दूसरी ले आया। हाँ, ये भी होता है। पर जरूरी नहीं है कि वो एक को लाइक नहीं करेगा तो दूसरी नहीं लाएगा या तीसरी नहीं लाएगा। जैसे कुछ लोगों की मैंने देखा है मैरिज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पति पत्नी में कोई नहीं है, बट वो साइड से हिसाब किताब बना लेते हैं और पत्नी को दुखी नहीं दे रहे, पत्नी को पैसा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, नथिंग कि कुछ गलत करते हैं उनके साथ, बट वो साइड से भी अपना रास्ता खोल के बैठे हुए। ये क्या मानसिकता है? मैं यहाँ सही गलत का फैसला नहीं कर रहा, ये मानसिकता उनके पूर्वजों से आई है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कई एक पत्नी व्रतधारी होते हैं भगवान राम की तरह, कि दूसरी नहीं भाई, है तो सीता, नहीं तो कोई नहीं। ये भी पूर्वजों से आती है। अगर दादा कहता भाई तेरी दादी कैसी भी है, कितनी लड़ाकी है, कितनी कुछ भी है, बट मैंने दूसरी तरफ मुंह करके नहीं देखना है। पर दादा भी यही कहते हैं कि आप में ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। आपकी मैरिज में जितनी समस्याएं आ जाएं, आप हमेशा अपने घर संसार को बसाने का भरसक प्रयास करेंगे। आप अपनी ईगो को पांव के नीचे दबा के रखेंगे, या फिर वो सुबह शाम आरती करनी पड़े आपको पत्नी की, करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, हमें अपने बच्चों के लिए अपना घर संसार बसाना जरूरी है, किसी भी कीमत पर। मैंने कहा किसी भी कीमत पे। अब यहाँ कोई कीमत की वो नहीं है, नॉट फाइनेंशियली। कीमत पुरुष के लिए उसकी ईगो है, यार हाँ आई एम द मैन, एक नहीं मिलेगी दूसरी कर लूंगा। ये जस्ट एक ईगो है, जस्ट एक बेवकूफी है। जा तू, दूसरी ले आऊंगा। अरे पहली स्वीकार नहीं कर रही तो दूसरी ले आएगा, वो कौन सा तेरे को सर पे बिठा के रखेगी? दिमाग खराब। देखिए, पुरुष की मानसिकता को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में कोई कमी है इसलिए फर्स्ट नहीं एक्सेप्ट कर रही है, सेकंड कहां से एक्सेप्ट कर लेगी? मच मच बेटर तरीका है अपने ही जीवन साथी को अपने लायक बनाए। या तो उसकी तरह चलने लग जाए या उसे अपनी तरह चलाने लग जाए, तो हमें से एक ही काम करो बस। या तो वो जो कहे हाथ जोड़ के जी मैं करता हूं, या उसको जो कहो वो कर ले। तो उसके लिए समझाना है। ये कोई लाठी डंडों से होने वाला काम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ी पाठ पूजा से, ग्रहों को मनाने से, D12 चार्ट की सहारा लेके थोड़ा इंटेलिजेंटली, स्मार्टली काम करने से होता है। कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी माँ बेवकूफियां करते हैं, माँ बेवकूफ हो जाते हैं और वो अपनी मैरिज लाइफ को खराब करते हैं अपने ही हाथों से। उर्मी जी अक्सर कहती हैं कि तुम महिलाओं के बारे में कई बार बड़ा अलग विचार रखती हो। ये विचारधारा उर्मी जी छोड़ने वाला नहीं हूँ ऐसे। एक बार इन्होंने कहा था, चलो कोई बात नहीं, इनका भी कोई कसूर नहीं है। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ।
क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ा प्रेम करता हूँ, बट मैं निष्पक्ष हूं। अब मेरे पास आती है महिलाएं महान बेवकूफियां करती हुई, एक नजर में समझ में आ जाता है कि माँ बेवकूफ है। अब मैं इसको बेवकूफ को बेवकूफ कह बैठता हूँ। आप चाहिए हरियाणा का हिसाब लगा लो या हमारे संस्कार लगा लो, कुछ भी है, स्पष्ट कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। पर यस, मेरा ये मानना निष्पक्ष विचार रखिए, पुरुष भी गलती करता है, स्त्री भी गलती करती है। हमेशा इस निगाह से देखिए, पुरुष भी अच्छे कर्म अच्छी चीजें करता है और स्त्री भी अच्छे काम करती है। ध्यान रहे, एक स्त्री अगर अपनी आई पे आ जाए, मतलब वो ठान ले, पूरे कुल के लिए यानी पूरे कुटुंब के लिए अपना बलिदान दे देती है, सर्वस्व बलिदान। एक कहावत है, नारी, ये नारी नारी नहीं नारंगी है, उतारे तो पूरे कुल को उतार दे, नहीं तो नंगी की नंगी है। इट्स मीन, अगर ये एडवर्स साइड चली गई, नेगेटिव चली गई, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। फर्स्ट चीज, अगर वो कंप्रोमाइज करने में आ गई तो अपने खानदान की लाज बचाने के लिए अपना बलिदान दे देगी। याद करो, हमारे यहाँ पर जौहर हुआ करते थे, कितनी निर्ममता के साथ वो महिलाएं जौहर में कूदती थी कि मुगलों का इतना भी साहस ना हो जाए या हम ना पिघल जाए किसी तरीके से कि उसकी शानो शौकत के सामने हम अपने मन को कमजोर ना कर पाए और हमारे शरीर को स्पर्श ना कर पाए, और इसलिए वो कूद गई अग्नि में। कितनी बड़ी बात है। आपके सामने इतिहास में ढेरों कहानियां मिलेगी राजपूतानियों की, और केवल राजपूतानियों का नहीं है, यह आपको आम महिलाएं मिलेंगी जो बेचारी पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, घर का काम करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, बट अपने करेक्टर को करेक्टरलेस नहीं होने देती। वो कितनी बड़ी बात है। उसको पति का सुख नहीं मिल रहा है, उसको फाइनेंशियली मदद नहीं मिल रही है, हर पल वो बेचारी एक कंप्रोमाइज के साथ जी रही है, जिसका कि वो नहीं रखती थी। उसको तो बढ़िया मिलना चाहिए था, क्योंकि शादी हो गई। ध्यान रखें, अगर किसी कन्या का, महिला का विवाह हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती फाइनेंस को इकट्ठा करने की, ये पुरुष की जिम्मेवारी है और ये धर्म सम्मत है। कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, उसकी जिम्मेवारी बच्चों को संस्कार देने की, उसकी जिम्मेदारी अपने खानदान की इज्जत बनाने में, अपनी परंपराओं को जिंदा रखने में है उसकी जिम्मेदारी, और परिवार में एक संस्कार डेवलप करने की जिम्मेवारी, ये जिम्मेदारी है उसकी। इसीलिए संस्कारों को मेंटेन करने के लिए उसका खुद का कैरेक्टरफुल होना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसके लिए कई बार कंप्रोमाइज करना पड़ता है हर चीज। तो ये चीज है, हमें D12 चार्ट बहुत अच्छी टीचिंग्स देता है हमें लाइफ में, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है हमें कि हमें कैसा रहना है। ज्योतिष एक महान ग्रंथ है जिसे महानता का तबका कभी नहीं लगा, और उसके जिम्मेवार हम लोग हैं, हम ज्योतिषी हैं। इस सब्जेक्ट को ज्योतिषियों ने महान बनने ही नहीं दिया। इंफॉर्मेशन जुटाओ जी, टेक्निक के पीछे पड़े रहो। रामलाल कौन सी टेक्निक दे रहा है, श्यामलाल कौन सी दे रहा है, बिहारी लाल कौन सी देख रहा है। अरे क्या टेक्निक में पढ़ा भाई। सबसे बड़ी टेक्निक, जिए कैसे, कैसी लाइफ जिए, व्हाट इज
सेंस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। खुद तो जिंदा रहना सीखें, खुद तो अच्छे से रहना सीखें। खुद के बस की बात कुछ नहीं है, दूसरों को चल दिए उपदेश पेलने। क्या होगा? बांट रहे चूर्ण की पुड़िया। होना जाना क्या है? ये महान ग्रंथ है और इसकी महानता जिंदा रहनी चाहिए। इट्स ए प्योर साइंस, सही बात है। दैट इज ए आर्ट ऑफ लिविंग। यस। इंफॉर्मेशन जुटाने का काम तो राहु करता है। यहां से जुटा लो, यहां से जुटा लो, मीन्स राहु से पीड़ित हो। एक तटस्थता, एक गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जुपिटर से आती है। अगर जुपिटर नहीं है मैटर, तो आप ज्योतिषी कभी भी स्पिरिचुअल लेवल के ज्योतिषी नहीं बने। मीन्स आप उसमें से रियल सत्य नहीं देख सकते किसी को। आप किसी की लाइफ नहीं चेंज कर सकते। आप चूर्ण तो बांट सकते हो, लाल किताब का चूर्ण ले ले, काली किताब का चूर्ण ले ले, आज ये नुस्खा पढ़ा था ये नुस्खा ले ले, बट इसकी जननी तो वेद है। हमने ये बुक कहां से मिली है, हमें ये साइंस कहां से मिली? तो वेद की, इसलिए इसे वेद कहा जाता है। इसे वेद की चक्षु कहा गया, आंख कहा गया है। और हम इसको वेदांग की तरह नहीं पढ़ रहे, वेदांग की तरह नहीं समझ रहे, हम इसे साइंस को टेक्निक समझ रहे। इट इज मोर देन द टेक्निक्स। आई डोंट बिलीव here and there getting information. No. आप हैरान होंगे, मैंने जीवन में एक गुरु बनाए और आज तक एक जीवन भर एक रहेंगे। मेरी एक निष्ठा उन्हीं के प्रति है। मैं कभी नहीं सोचता उनसे मुझे क्या मिला, मैं हमेशा सोचता हूं जो भी कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से। हमें गुरु की ब्लेसिंग चाहिए। You should search the blessing of Guru. हम सोच रहे हैं गुरु जी को कुछ आता है कि नहीं आता, भाड़ में गया। नहीं चाहिए भाई हमें उनसे, सिर्फ आशीर्वाद, ओनली आशीर्वाद। मैं हमारे गुरु जी के यहाँ जाता हूँ, एक ही बात कहता हूँ। पूछते मेरे गुरु जी मुझसे, बेटा कैसा है? एक बात, चाहे मुझे लाख बीमारी हो, परेशानी हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ भी नथिंग। ये भी देखो गुरु का आशीर्वाद है। हमेशा कहते हैं गुरु जी बहुत अच्छे, जो कुछ हो रहा है आपके आशीर्वाद से बेस्ट से बेस्ट हो रहा है। वो भी सोच में पड़ जाते हैं कई बार, साले यहाँ मंगतों की तरह लाइन लगी पड़ी है और तू आता है हमेशा कहता था बेस्ट। हाँ बताओ, गुरु जी आशीर्वाद। आप अपना हाथ मेरे सर पे रखें एंड गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, मेरा पीठ थपथपाते हैं, मिल गया सब कुछ। अरे बाद में तो उनकी शक्ति ने काम करना है अपना, और वो शक्ति दिखाई नहीं देती है, वो सामने प्रकट नहीं होती है। वो मुझे कोई किताब ऐसी देगी जिसमें से ज्ञान मिलेगा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएगी जिससे मुझे ज्ञान मिलेगा। अभी ज्ञान दे कौन रहा है? ये शरीर नहीं दे रहा गुरु जी का, ये उनकी शक्ति मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगी जो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। मैं किताब खोलूंगा और वो चीज मिलेगी जो मुझे आप लोगों को देने के लिए बेस्ट है। किताबों में ढूंढते जाओ। आई एम द एस्ट्रोलॉजर विद फ्यू टेक्निक्स, आई टोटली एक्सेप्ट। आप मुझसे पूछे कितनी टेक्निक जानते हो, भाई एक दो होगी कोई वर्ग चार्ट पे, इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत लंबा नहीं करा सकता हूँ, गोल गोल नहीं घूमना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आई? गुरु जी का आशीर्वाद। अगेन you should search the blessing of your guru. Attitude of gratitude,
जिस इंसान में नहीं है वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। लिख लो कॉपी। जिसने आपको एक लाइन, एक शब्द भी दे दिया, वो हमारे लिए बहुत अतुलनीय है। किसी ने कोई टेक्निक सिखा दी, वो हमारे लिए अतुलनीय है, वो हमारे लिए महान है। मैं उन सभी ज्योतिषियों को नमन करता हूं जिनके मैंने कुछ सीखा है, चाहे उनकी पुस्तकों से सीखा है, चाहे उनकी किसी भी एंगल से सीखा है। वो मेरे लिए मच मच मोर है। आप देखते हैं ना, मैं प्रताप जी कभी हम लोग चर्चा करते हैं, फलाना स्टोर में, भाई हाँ उसकी किताब पढ़ी थी, बहुत अच्छी, बहुत महान है, मुझसे मच बेटर है। भाई जिसके शब्दों को हमने अपने जीवन में समझा और उसने कोई मेरी समस्या सुलझा दी, उससे मैं उससे ज्यादा महान कैसे हो सकता हूँ? इट इज इम्पॉसिबल। तो आप लोगों के भी गुरु हैं जिनकी एक क्लास चल रही है, बड़े अच्छे नोट्स आपको दे रहे हैं, एंड आई सैल्यूट। वो इतनी मेहनत से नोट्स तैयार करते हैं, बहुत डेडिकेशन से बनाते हैं। एक ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ भी बनता है। ये मेरी तरफ से आपको सलाह है, करे ना करे वो इट्स ऑन अप टू यू। बिल्कुल अगर आप में से कोई मुझे गुरु मानता है, गुरु का मीनिंग समझो आप। गुरु का मतलब सुनील वशिष्ठ नहीं है, ये 43 साल का लड़का नहीं है, आप मुझसे उम्र में भी बड़े। गुरु इज ए वाइब्रेशन। गुरु एक चेतना है। मेरा शरीर आपको कुछ नहीं दे सकता, पर मेरी चेतना आपको बहुत कुछ दे सकती है। अगर आप मेरी चेतना से कनेक्टेड फील करते हैं तो मेरी टीचिंग से भी कनेक्शन फील करें। दो प्यारे शब्द लिख दिया करो अच्छे अच्छे। मैं जब उनके ग्रुप में जाके देखता हूँ 4 लोग कमेंट्स कर रहे हैं, 6 लोग कमेंट्स, भाई कुछ नहीं बनता बिगड़ता। देखो ना तो सर के ऊपर फर्क पड़ता, 20 लोग लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, 4 लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी चीज के मास्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में मुझे कोई तो कहे तुम्हें ज्योतिष नहीं आता, मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं मुस्कुरा दूं, चल ठीक है भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुझे क्यों मगज मारूं भाई? मुझे तुझे सेटिस्फाई नहीं करना है, मुझे उन लोगों को सेटिस्फाई करना है जो मेरे चेतना से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा, उसके हर पर्सन मेरे लिए अतुलनीय है। जो लोग मेरे वाइब्रेशन से जुड़े हों उनका हर पर्सन मेरे लिए अतुलनीय है। जो नहीं जुड़े हुए मेरे लिए जीरो है। तो हमने ये चीज को समझना। देखिए मेरे ख्याल से 7 बज गए। आज तो आनंद आ गया है, मैराथन। क्योंकि आज मैंने कंसल्टेंसी के लिए मना कर रखा है अपने लोगों को। मैंने कहा भाई कंसल्टेंसी मत बोल दो, गला खराब है। बट वो मेरे आनंद को नहीं समझ पाएंगे, जो मुझे आज आनंद, जो तृप्ति मिली है आप लोगों के साथ बात करके। जगदीश जी का हाथ ऊपर है और राजेश जी का, इनसे बात करने के बाद आप लोगों से विदा लेंगे। हाँ जगदीश जी। गुरु जी, मैंने ये था कि रिक्वेस्ट है कि समझ लीजिए या कुछ भी, कि लॉन्गेविटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स के? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, तो ये बेटे का है, वो मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। जगदीश जी कुछ चीजें कॉमन सेंस की है। आपकी लॉन्जिविटी बहुत बढ़िया है तो उसके चार्ट में मिलेगी लॉन्जिविटी, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो आप में बहुत कड़क है जगदीश जी, अभी तो बहुत काम करने हैं। तो आपकी तो मैं शक्ल देख के बता देता हूँ लॉन्जिविटी अच्छी। D12 देखने की जरूरत ही नहीं।
नहीं फिर मैंने तो भी पहले ही जगदीश जी ने प्रश्न करा है तो हम इस पर बात करेंगे। ठीक है जगदीश जी, आपका मामला सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माता पिता की लॉन्जिविटी को कैसे देखें। D12 चार्ट में गोचर का इस्तेमाल कैसे करना है। यदि लगन का लॉर्ड 6, 8, 12 बैठ जाए और उसी समय कोई पाप ग्रह भी माता या पिता के भाव से या ग्रह के साथ यानी कारक से अगर उसके ऊपर पाप ग्रह अगर गोचर कर जाएगा तो पिता की डेथ भी हो सकती है या माता की डेथ हो सकती है। वो भी हम बात करेंगे जगदीश जी, चिंता मत कीजिए। हाँ राजेश जी। मतलब ये नेक्स्ट टाइम आएगा। हाँ अभी तो देखो ना 2 घंटे के युद्ध लड़ते हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अभी इट्स नॉट ए लास्ट क्लास, हाँ ठीक है ठीक है अभी तो शुरुआत करी हमने है। ठीक है सर। जी नमस्कार। हाँ राजेश जी प्लीज। जी नमस्कार। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो अरविंद जी की बात को ही कंटिन्यू करते हुए जो उन्होंने पूछा था पिंडदान के लिए कि वो जो करेगा वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो मेरा तो वर्गो लग्न बन रहा है और उसमें मरकरी मेरा 9th भाव में आ गया। एक तो वो ठीक लग रहा है, दूसरा आपने एक सैटर्न का नाम भी ले दिया कि सैटर्न भी उसमें वो है, तो सैटर्न मेरा केंद्र में है जो लग्ना को भी देख रहा है एज वेल लग्न लॉर्ड को भी देख रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं अगर करूंगा तो लोग को ज्यादा शांति मिलेगी? क्योंकि इसमें क्या इश्यू में 1 मिनट में क्लियर खत्म कर रहा हूँ कि जो हमारी फैमिली में जो चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं उनमें जो सबसे बड़े भाई है उन्होंने गया में जाकर के कर दिया है, 2 लोग ने कर दिया है। उसमें सबसे बड़ा करता है हमारी फैमिली में चतुर्वेदियों में, और या सबसे छोटा करता है जो मैं हूँ, मैंने किया नहीं अभी तक। और मेरी मम्मी को भी 4 साल अभी अगले साल कंप्लीट हो जाएंगे एक्सपायर हुए। तो मैं अगर करूं तो सबसे अच्छा रहेगा, क्या आप एडवाइस देंगे? 2 चीजें आपने बताई। सबसे पहले लगन का लॉर्ड प्लेस्ड इन द 9th हाउस। जी बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे हमने देखना ये पीड़ित तो नहीं है किसी भी रूप से पीड़ित तो मतलब गुलिका के साथ में है। गुलिका के साथ में बता रहे हाँ देखिए गुलिका और मांदी हैं। ये 2 चीजों को समझना होगा। ठीक है, तो ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है। अब आपने देखना है क्या शनि की स्थिति कैसी है, ये आपने हर तरह से देखना है इसको कि शनि केंद्र में बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या उसको कोई बाधा तो देने वाला ग्रह नहीं है। नहीं उसके साथ गुरु भी और वो अपना ये भी वो हो गया, दिशा बल प्राप्त हो गया उसको, दिग्बल ही हो गया सप्तम में। 7th हाउस में। जी इट्स वेरी गुड। तो आपको आगे बढ़ करके करना चाहिए। जहां तक तो बात है टाइम करूंगा मैं फिर ये, हैं? तो ये 3rd टाइम हो जाएगा हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने भी वही सब का किया था और मैं भी वही सब करूंगा। देखिए आप कर सकते हैं, जी ये खुद को रियलाइज करना होता है। मैंने एक चीज ध्यान रखी, D12 चार्ट इतना बढ़िया चार्ट है, हर चीज उसके बारे में हमारे सामने है। क्योंकि ये माता पिता का चार्ट है, माता पिता से ऊपर के लेवल का चार्ट है। जो कुछ हमें पता है अपने माँ बाप के बारे में, दादा दादी के बारे में, उनका जीवन कैसा है कैसा नहीं हमें पता है। तो रियलाइज करने की बात है, हम इस समय में किसी दुख से पीड़ित हैं या हम सुख बहुत है, हमारे लिए रियलाइज करने की बात है। तो पता चल जाएगा क्या हमारे पूर्वजों से कुछ आ रहा है ऐसा। जैसे मैंने कहा, आपने पहले तो ये चेक करना है कि पितृदोष है कि नहीं। पितृदोष है सर। हाँ तो आपको करना है, इट्स योर ड्यूटी। शुक्र सर। चलिए आज के लिए, आज के आनंद के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर आनंद तो हमने लिया है, थैंक यू वेरी मच। तो गला खराब के अंदर तकलीफ दी है, बल्कि 2 बार। आप लोगों, अरे गला ठीक हो गया इतना तो हो गया कम से कम।
वाकई आप में बस लोगों के आपका बगैर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर, यही बहुत कृपा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हृदय से आशीर्वाद है आप बहुत लोगों को, दिल से, थैंक बाय यू हार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है, अपना थोड़ा प्रेम भरी पाती आपके जो 10 वर्गा के टीचर हैं उनके लिए जरूर लिखें। उनके लिए तो बहुत है साहब, बहुत बहुत ज्यादा है। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सर, प्रणाम नमस्कार। सर। प्रणाम सर, प्रणाम गुरु जी।